हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग देखे थे प्ली ऑफ लिपि के बारे में। ठीक है, इसका मतलब होता है एल्सवेयर, मतलब कि क्राइम कहीं और हो रहा है और उस जो कल्प्रिट है, मतलब जिस पे आरोप लगा है, वो कहीं और था क्राइम के समय, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 11 के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 12 से। तो कैसे हैं आप लोग, और सब बताइए यार। कमेंट वमेंट करते नहीं है भाई, कुछ तो कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 से। अमाउंट ऑफ डैमेजेस, सेक्शन 12 है अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ये बेयर एक्ट तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए। सेक्शन 12 अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ डैमेजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये अमाउंट ऑफ डैमेजेस सिर्फ सिविल केस में अप्लाई होता है। किसमें? ये वाला सेक्शन 12 वाला सिर्फ सिविल केस में अप्लाई होगा। और देखिए इसमें जो डैमेज दिया गया है वो देखिए, जो आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में जो डैमेज है उससे रिलेटेड। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डैमेज दिया है उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी डैमेज दिया हुआ है उस पर ये कैसे अप्लाई होगा? नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये सिर्फ सिविल केस में अप्लाई होगा। ठीक है ना। और देखिए सेक्शन 53 एंड 54 वो क्रिमिनल केस में अप्लाई होता है। ठीक है ना। 53 एंड 54 ये तो सिविल में हो गया। 53 सेक्शन 53 एंड 54 किस में अप्लाई होगा? क्रिमिनल में केसेस में। मतलब 53 और 54 में जो डैमेज दिया गया है वो किस में अप्लाई होगा? क्रिमिनल केस में। ठीक है। इसी प्रकार 24 से लेकर 30 तक सिर्फ क्रिमिनल केस में अप्लाई होगा। ठीक है, 24 से लेकर 30 तक, 24 से सेक्शन 24 से लेके 30 तक में वो ये भी क्या होगा? क्रिमिनल केस में अप्लाई होगा। इसमें जो डैमेज दिया गया है वो किस में अप्लाई होगा? क्रिमिनल केस में। और 52 से लेके 55 तक सिर्फ सिविल केस में अप्लाई होगा। 52 से लेके 55 तक, 52 से 55 तक सेक्शन जो 52 से 55 तक है वो सिविल केस में अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 12 वाला किस में अप्लाई होगा? सिविल केस में। ठीक है। अच्छा, क्या सिविल केस में क्या अप्लाई होगा? जैसे मान लीजिए अगर कोई भी जैसे आपके एक्ट से या मेरे एक्ट से, कोई भी एक्ट से अगर किसी को डैमेज होता है, मतलब कोई भी क्षति होती है, तो उसमें अगर डैमेज है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डैमेज कैसे मतलब लिया जाएगा या कैसे दिया जाएगा वो सेक्शन किस में है? 12 में है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सेक्शन 12। हाँ, in suit for damages fact tending to enable court to determine amount of relevant amount are relevant in suit in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। ठीक है, मतलब जो फैक्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर डिफेमेशन केस में अगर कोई भी डैमेजेस के लिए केस किया जाता है तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ डैमेज किसमें क्या रिलीवेंट होगा? जैसे डिफेमेशन के केस में ये अमाउंट ऑफ डैमेजेस रिलीवेंट होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस में अमाउंट ऑफ डैमेजेस रिलीवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ही याद रखिए कि सेक्शन 12 में क्या है? अमाउंट ऑफ डैमेजेस है। अब चलिए क्या सेक्शन 13 के बारे में देख लेते हैं। तो सेक्शन 13 क्या है? फैक्ट रिलीवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। फैक्ट सेक्शन 13 फैक्ट रिलीवेंट when amount of
when right and custom is in question, when right and custom is in क्वेश्चन। देखिए जब राइट और कस्टम का बात किया जाए और उस पे अगर कोई क्वेश्चन उठे तो वो फैक्ट क्या हो जाता है, रिलीवेंट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई रास्ता से हमेशा आते जाते थे, ठीक है, और वो रास्ता किसी का पर्सनल जमीन से होकर जाता था, लेकिन आपके पूर्वज और आप उस रास्ते से लगभग 50-60 साल से मतलब उसी खेत से जाते आते हैं, और आपका पूरा परिवार या मान लीजिए कि जो भी फैमिली है, चाहे और भी लोग हैं जो उसी रास्ते से होके गांव में खुड़हुरी जो रास्ता होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई बीच में कहीं खेत में मंदिर बन गया और उधर से एक खुड़हुरी बना दिया गया, सभी लोग खुड़हुरी मतलब कि एक पतला डरार टाइप का रास्ता होता है, उसको बना दिया गया और सभी लोग उसी रास्ते से पूजा करने जाते थे। और कोई व्यक्ति क्या करे, उस पे उसको बंद कर दे, रास्ते को बंद कर दे, ठीक है, और दूसरे ओर से जाने का रास्ता नहीं है, मान लीजिए उसी का एक खेत है जिधर से होके जा सकते हैं आप, ठीक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मतलब चारों ओर मान लीजिए कि बाउंड्री मारा गया हो या घर हो जैसे भी हो, बीच में उसका खेत पड़ता है, उसी खेत से होके लोग जाते थे और ये 50-60 साल से लोग जाते आते रहे हैं। तो अगर उस खेत को कोई मतलब जिधर से जा रहे हैं उसको उसका पर्सनल हो और वो बंद कर दे, तो आप जाके क्लेम कर सकते हैं कि क्या, कि ये हम लोग का क्या है, राइट है, हम लोग 50-60 साल से उधर से जा आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये सेक्शन 13 ये बताता है कि जब किसी मतलब अब मान लीजिए किसी कोर्ट में कोई केस आ गया जो राइट और कस्टम को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई रूढ़ी, कस्टम मतलब रूढ़ी के बारे में या उसके अस्तित्व पर सवाल उठता है तो यह रिलीवेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो चीज महत्वपूर्ण हो जाएगा सेक्शन 13 में, अगर मान लीजिए राइट और कस्टम पे सवाल उठेगा तो दो चीज महत्वपूर्ण हो जाएगा, एक क्या, ट्रांजैक्शन, और दूसरा पार्टिकुलर इंस्टांसेस। किधर गया मिटाने वाला भैया, रोज गायब हो जाता है। हाँ देखिए दो चीज इंपोर्टेंट हो जाएगा सेक्शन 13 का, अगर बात होगा तो दो चीज इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्या, ट्रांजैक्शन और पार्टिकुलर इंस्टांसेस। क्या क्या, ट्रांजैक्शन और पार्टिकुलर इंस्टांसेस। देखिए दो चीज, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन और पार्टिकुलर मतलब विशेष उदाहरण मतलब एक जनरल हिंदी हो गया, ठीक है। देखिए ट्रांजैक्शन मतलब मान लीजिए कि अगर कोई भी कोर्ट में केस आया जो राइट और कस्टम से रिलेटेड है तो उसमें दो फैक्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे, ट्रांजैक्शन और पार्टिकुलर इंस्टांसेस। जैसे मान लीजिए कि अगर आप केस करते हैं तो प्रोसिक्यूशन क्या साबित करेगा, केस करते हैं राइट को लेकर या कस्टम को लेकर किसी भी चीज से, तो प्रोसिक्यूशन ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो कोई व्यक्ति पर्सनली अपना वो क्लेम कर रहा है कि मेरा पर्सनल है और हम जाने नहीं देंगे, तो उसमें प्रोसिक्यूशन पहले ट्रांजैक्शन को साबित करने का प्रयास करेगा। मतलब ट्रांजैक्शन मतलब मान लीजिए कि अगर कोई भी जमीन का लेन देन पहले कभी भी हुआ है और उस लेन देन में उस रास्ते का कभी जिक्र हुआ हो, ठीक है, जैसे रजिस्ट्री में या रजिस्ट्री करते समय बताया गया हो कि ये रास्ता है, चाहे रास्ता इधर से गुजरता है या चाहे जो भी उधर से लोग जाते हैं, तो अगर उसमें जिक्र हुआ हो, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन इंपोर्टेंट हो जाएगा, वही लेन देन का बात है, ठीक है। पार्टिकुलर इंस्टांसेस, मान लीजिए कि आप कोई भी ऐसा मतलब पर्व पड़ा हो, कोई भी पर्व या कोई भी फंक्शन पड़ा हो और उस फंक्शन में इस रास्ते का जिक्र हुआ हो, ठीक है, तो वो इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कभी मतलब किसी भी प्रकार से आपके गांव में जैसे कोई भी प्रथा या फंक्शन या कोई भी पूजा पाठ पड़ा हो,
या पढ़ता आ रहा हो और उस रास्ते का इस्तेमाल हो रहा हो या उस प्रथा का इस्तेमाल हो रहा हो या कुछ माना, जरूरी नहीं है कि इसमें वही होता हो, न भी होने का भी जिक्र हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक नहीं होता है कि हमारे गांव में एक नीम का पेड़ है, जैसे पिचास बाबा के पास, तो मतलब लोग का ये मानना था कि वो पिचास बाबा के पास जो नीम का पेड़ है उससे कोई भी दातुन नहीं करेगा, ठीक है, तो कोई भी दातुन नहीं तोड़ता था, ठीक है, तो ये प्रथा था। अब वो पता नहीं कब का है, वो 40-50 साल पुराना पीपल का पेड़ है, उसमें कोई भी तोड़ता नहीं था दातुन उससे, ठीक है, तो एक प्रथा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए और कैसे साबित किया जा सकता है उसको, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, मतलब जो भी आपकी तरफ से होगा वो सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि जैसे मान लीजिए कि ए है, अमन है, अमन ये श्याम है, ठीक, अमन श्याम के खेत से होके, इस पार्टिकुलर खेत से होके जाता था, ठीक है। अब श्याम ने क्या किया, इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो अमन जब केस करेगा कि ये मेरा क्या है, राइट है, क्योंकि हम लोग 40-50 साल से इसी खेत से होके जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें गैपिंग 3 मंथ से ज्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए। कितना मंथ से ज्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से। अगर आप या आपके मतलब जो भी पूर्वज हों, अगर चाहे गांव के जो भी लोग हों, अगर इस रास्ते का हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं और ये बंद कर दिया है, तो ये बंद किया हुआ 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 मंथ के अंदर में आपने उसको कोर्ट में क्या केस किया तो ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है, कि 3 मंथ से आप कहाँ थे, किस रास्ते से होके जाते थे, ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकता है। चलिए, तो ये याद रखेंगे क्या है, सेक्शन 13 फैक्ट रिलीवेंट व्हेन राइट एंड कस्टम इज इन क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग इसके बारे में अंदर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ के बता देते हैं। देखिए, when the question is to the existence of any right or custom, the following fact are relevant। देखिए पहला क्या है, ट्रांजैक्शन, पहला क्या है, any transaction by which the right or custom is in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence, ठीक है। देखिए कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार या रूढ़ि दृष्टि दवाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, व्याख्यात और प्रव्याख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व में असंगत था। मतलब कोई भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन उठेगा तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है पार्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, मतलब कोई ऐसा विशेष बात बताइए जिससे वो राइट और कस्टम आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कोई विशेष बात बताना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर देखा जाए। अब देखिए वो सारे फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे जो बॉडीली फीलिंग, ठीक है, के बारे में जिक्र करता हो, वो सारे फैक्ट क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 क्या कहता है, सेक्शन 14 कहता है कि 14 कहता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। देखिए स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग और ऑफ बॉडी और ऑफ बॉडीली फीलिंग, बॉडीली कहाँ हो गया भाई, बॉडीली फीलिंग। अगर कोई भी फैक्ट स्टेट ऑफ माइंड मतलब मस्तिष्क की दशा, ठीक है, और बॉडी, ठीक है, और बॉडीली फीलिंग के बारे में अगर कोई भी फैक्ट शो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ए ने बी का मर्डर कर दिया,
ए ने बी का मर्डर कर दिया तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है, रीजन होगा। अब जैसे मान लीजिए ए ने बी का मर्डर पॉइजन देकर कर दिया, क्या, पॉइजन, मान लीजिए पॉइजन देकर कर दिया मर्डर, ठीक। और बी के घर वाले बोल रहे हैं कि ए ने बी का मर्डर जानबूझकर किया है, मतलब जानबूझकर पॉइजन देकर मारा गया है, ठीक है। तो ये रिलीवेंट क्या हो जाएगा कि बी का जब क्या बोलते हैं वो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें देखा गया कि पॉइजन दिया गया है, तो बी के घर वाले कह रहे थे कि ए ने जानबूझकर बी को पॉइजन दिया है, ठीक है। तो ये रिलीवेंट हो जाएगा, क्यों कि जो पॉइजन दिया गया है वो उसके बॉडली क्या इफेक्ट को दर्शाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए स्टेट ऑफ माइंड कैसे शो करेगा, तो पुलिस इसमें ये भी देखेगी कि बी मरने से पहले अपने दोस्तों को ये बताया था कि उसके पेट में रुक रुक के दर्द होता था। इसका मतलब ये है कि इसको बी को थोड़ा थोड़ा पॉइजन दे देकर मारा गया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पॉइजन दे देकर मारा गया है। अब देखिए, और इसके बी के मरने से पहले ए पहले भी इस पे जानलेवा हमला कर चुका है, तो ए का स्टेट ऑफ माइंड पता चल रहा है, मना स्थिति पता चल रहा है इसको मारने का। देखिए मान लीजिए बी के मरने से पहले ए पहले भी अटेम्प्ट कर चुका है इसको मारने का, ठीक है, तो ये इसका स्टेट ऑफ माइंड बताता है और वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है 14 नंबर में कि अगर 14 नंबर बताता है कि जब किसी व्यक्ति के मन का विशेष अवस्था का पता चले, उसमें क्या क्या हो सकता है, इंटेंशन मतलब इरादा, और क्या नॉलेज का पता चले, और गुड फैथ का पता चले, और नेग्लिजेंस का पता चले, रासनेस मतलब जल्दबाजी का पता चले, ठीक है, या इलविल, गुडविल, बोनाफाइड, मेलाफाइड, इलविल, गुडविल, मेलाफाइड, बोनाफाइड, ये सब चीजों के बारे में अगर पता चले, ठीक है, या उसको कोई बॉडीली पेन, ठीक है, बॉडीली पेन हो या इंजरी हो, ठीक है, बॉडीली पेन हो या इंजरी हो, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। इलनेस और हेल्थ कंडीशन, अगर ये सारी चीजें शो हो रही हैं तो वो रिलीवेंट हो जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है कि ना भैया, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर सुनील की मृत्यु के बाद सुनील के घर वाले या डॉक्टर या उसके परिवार का कोई भी सदस्य गवाही देते हैं कि सुनील को कुछ समय से मतलब उसके डेथ से पहले पेट में दर्द या अन्य शारीरिक समस्याएं थी, तो यह उसके शरीर के अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। इससे साबित करने में मदद मिल सकती है कि उसे धीरे धीरे जहर देकर मारा गया है। अगर सुनील की मौत से कुछ दिन पहले उसने अपने दोस्त को यह बताया हो कि वह पेट में बहुत दर्द महसूस कर रहा है, तो यह भी उसकी शारीरिक संवेदना मतलब बॉडी सेंसेशन, ठीक है, को साबित करने के लिए रिलीवेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी, इंपोर्टेंट हो जाएंगी। मान लीजिए कि अगर एक अनिल है, अनिल अगर सुनील को पॉइजन देकर मार दिया है, अनिल अगर सुनील को पॉइजन देकर मार दिया है
और सुनील के घर वाले उसके डेथ से पहले, या डॉक्टर बता रहा है कि इसके डेथ से पहले, मतलब सुनील के डेथ से पहले इसके पेट में दर्द रहता था, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिलीवेंट फैक्ट हो जाएगा। और क्या दर्शा रहा है वो, बॉडली पेन या इंजरी दर्शा रहा है, बॉडली पेन, ठीक है ना। और मान लीजिए इसके डेथ से पहले सुनील अपने दोस्तों से बताया था कि उसके पेट में हमेशा दर्द रहता था, ये भी रिलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। तो देख लीजिए, मतलब कोई भी अगर एक्ट होता है या ओमिशन कुछ भी होता है, और उसमें अगर बॉडी या बॉडीली फीलिंग या कोई भी चीज उसमें इस प्रकार से, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, इलविल, बोनाफाइड, मेलाफाइड, ये सब अगर शो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीवेंट। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले पॉइजन दिया गया, फिर उसको कुएं में फेंक दिया गया मारने के बाद, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पॉइजन दिया गया, फिर पॉइजन देने के बाद कुएं में फेंक दिया गया, और बताया गया कि मतलब जब पुलिस तहकीकात की, तो जब उसके घर वालों से पूछा गया, मान लीजिए उसके पत्नी ने उसको पॉइजन देकर मार दिया और बाद में कुएं में फेंक दिया हो, ठीक। पुलिस तहकीकात की तो उसमें तो पता चल ही जाएगा कि इसको पहले पॉइजन दिया गया है तब इसका डेथ हुआ है। तो वो अब डिफेंस कैसे ले पाएगी कि ये इसको नींद में चलने की आदत थी, डिफेंस ले पाएगी नहीं ना। क्योंकि बॉडीली इफेक्ट शो हो जाएगा कि इसको पहले पॉइजन दिया गया है फिर कुएं में ढकेला गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉइजन नहीं दिया गया होता, सिर्फ कुएं में ढकेल दिया गया होता, तब उसको डूब के डेथ हो जाती, तो यहाँ पे डिफेंस लिया जा सकता था कि इसको नींद में चलने की आदत थी और चलते चलते उसमें गिर गया और उसकी डेथ हो गई, तो कोई बात नहीं है ना। तो उसमें एक डिफेंस हो सकता था, वो बच सकती थी। लेकिन अगर पॉइजन दे के तब उसको ढकेली है, तब तो डिफेंस नहीं ले पाएगी ना, क्योंकि उसमें पोस्टमार्टम में तो सब दिख ही जाएगा ना कि उसको पॉइजन दिया गया है। तो ये क्या बॉडली इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया 14 सेक्शन 14 इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। इसमें कोई रिलेवेंट केस होगा कि नहीं, रुक जाइए देख लेते हैं बुक में इससे रिलेटेड कोई केस 14 से। इससे रिलेटेड एक केस है गोपाल रमन रॉय, एक मिनट, 14 से रिलेटेड ये केस नहीं है। ये देख लीजिएगा, मैनसन वर्सेस किलिंग, ठीक है। केस है मैनसन वर्सेस किलिंग, ठीक है। हाँ देखिए इसमें क्या कहा गया था, इसमें मैनसन वर्सेस किलिंग में कहा गया था कि अगर कोई कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसको पालने वाला व्यक्ति लाइबल तब नहीं हो सकता है जब उसको पता नहीं है कि ये कुत्ता काटता है, ठीक है। उसको पता ही नहीं हो, क्योंकि वो जब भी अपने कुत्ते को टालाने ले जाता है, लाता है, वो किसी को काटता नहीं है, वो छोड़ भी देता है तो कुत्ते उसके पीछे पीछे आ जाता है, कुत्ता किसी को काटता नहीं है। और किसी को वो कभी काट ले और इसको पता ना चले, अब बाद में पता चले कि किसी को काटा है, तब उसके लिए वो लाइबल नहीं है। क्यों लाइबल नहीं है, क्योंकि कुत्ते की टेंडेंसी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कुत्ता काटता है, ठीक है। तब वो लाइबल नहीं है, ठीक है। और उसको पता है कि कुत्ता हमारा कटा है, सौरा केहू को धो लेता है पीछे से, तब वो अगर काटता है
तब तो ये लाइबल हैं, ठीक है। तो वही बताया गया था मेंशन वर्सेस किलिंग में, ठीक है। और एक और केस बता दें इसमें, एक और केस बता देते हैं, और कोई केस हो तो और कोई केस दिख नहीं रहा, राम सारा यार। मे वर्सेस बॉटन, चलिए एक ही याद रखिएगा। एक और केस है, तीसरा, चलिए यही ठीक है, इतना ही मतलब याद रखिएगा, ठीक है। देखिए रूल इन, एक और केस देख लीजिए इसमें, MAY मे वर्सेस बॉड डेथ रूल। मे वर्सेस बॉर्डेट में रूल बताया गया था। वो रूल क्या है, इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी हॉर्स मतलब घोड़ा, डॉग और मंकी को अगर कोई व्यक्ति पालता है, ठीक है, पालता है और ये जानते हुए कि वो डेंजरस है, तो वो व्यक्ति उसके लिए लाइबल होगा। अगर मंकी, डंकी, मतलब जो भी हो, मंकी, डंकी, बंदर या कुत्ता, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी जानवर पालता है, अगर वो जानते हुए कि वो डेंजरस है और वो जानवर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, तो उसके लिए लाइबल होगा। वो बताया गया था किस में, मे वर्सेस बॉर्डेट के रूल में, ठीक है ना। केस में रूल बताया गया था, उस रूल में बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति डेंजरस कोई भी एनिमल पालता है और वो एनिमल किसी को क्षति पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति उसके लिए लाइबल होगा जो उसको पाल रहा है। वो इसमें बताया गया था, ठीक है, मे वर्सेस बॉर्डेट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 15 की तरफ। ये था 14। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है, इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन, वो जानता है, उसका नॉलेज, हाँ उसमें नॉलेज है उसको, ठीक है, कि वो डेंजरस है, फिर भी उसको पाल रहा है, उसको अच्छे से सेफ्टी से ड्यू केयर एंड कॉशन नहीं रख रहा है, तो वो क्या होगा, लाइबल होगा। वो किस में बताया गया था, मे वर्सेस बॉर्डेट में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सेक्शन पे, सेक्शन 15। ये क्या बताता है, सेक्शन 14 क्या बताता है, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडली फीलिंग, अगर इसमें से कोई भी शो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब क्या है, सेक्शन 15, सेक्शन 15 सेक्शन 15 इंटेंशनल और एक्सीडेंटल एक्ट के बारे में बात करता है। एक्सीडेंटल और इंटेंशनल एक्ट के बारे में बात करता है सेक्शन 15। जैसे कोई भी एक्ट हुआ है, अगर वो बार बार हो रहा है तो वो देखा जाएगा कि वो एक्सीडेंटल है कि इंटेंशनल है, ठीक है। अगर कोई भी एक्ट बार बार हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक लड़का बहुत गधा है पढ़ने में, सपोज मतलब स्कूल का बात बता रहा है, भोदू है लड़का, और वो टीचर को पता है कि ये कभी अपना होमवर्क करके नहीं लाता है, 2-4 दिन से 5 दिन से वो लगातार अपना होमवर्क अच्छे से करके ला रहा है, तो वो टीचर को शक हो जाता है कि जरूर इसको कोई ना कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें है, अगर मान लीजिए कोई एक्ट बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो देखा जाएगा कि वो एक्ट मतलब वो अपराध क्यों बार बार हो रहा है। जैसे एक पार्टिकुलर एरिया में बार बार चोरी हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो चोर क्या है, हैबिचुअल है, उसी एरिया का है, या वो जानता है कि इधर कैसे चोरी करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ गार्ड वोर्ड नहीं रहते हैं, इसीलिए बार बार चोरी हो रही है, ठीक है।
तो तो मतलब इसमें ये नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ थे, वो बार बार बच्चा एडॉप्ट करते थे और उसकी डेथ हो जाती थी, बार बार एडॉप्ट करते थे, डेथ हो जाती थी, बार बार एडॉप्ट करते थे, डेथ हो जाती थी। तो ये भी तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो इंटेंशनल भी तो हो सकता है कि एडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी डेथ हो जा रही है, क्योंकि वो तो अपने संतान उसके तो है नहीं कि बच्चे पैदा किए फिर मार दिए। भाई 9 महीने जो दर्द सहेगा, वो बच्चों को फिर से जन्म देने के बाद मार सकता है क्या? नहीं ना। तो एडॉप्ट करते थे, मार देते थे। तो इससे क्या, उसके इंटेंशन, फिर से जब पुलिस छापा मारी, जब पता चला, चेक वोक हुआ, मतलब जांच पड़ताल हुआ उसमें, तो पता चला कि वो बच्चे अडॉप्ट करते थे, मार के उसी घर में दफना देते थे, फिर दूसरा घर लेते थे, उसमें फिर दूसरा बच्चा अडॉप्ट करते थे, मार के उसमें दफना देते थे। ठीक है, तो वो क्या था, इंटेंशनल था। तो इसी के बारे में, ठीक है। जैसे अगर कोई सिमिलर, अगर कोई सीरीज ऑफ सिमिलर एक्ट हो रहा है, मतलब सेम टू सेम वही हो रहा है बार बार, तो क्या हो जाएगा, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा, और इस रिलीवेंट हो जाएगा वो। चलिए देख लेते हैं। फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज क्रेडेंस एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो इसका पूरा नाम क्या है, फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। कार्य आकस्मिक या आशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य सुनिए। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विद अ पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, द फैक्ट दैट such act form part of a series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant। देखिएगा, जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या आशय था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, मतलब सीरीज ऑफ सिमिलर एक्ट था, वह रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है ना, हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, संगत है वो, मतलब संपृक्त है, मतलब उसमें जुड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, प्रासंगिक, मतलब रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक है मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ साउथ वर्ल्ड। ठीक है, वही जो अभी हम एग्जांपल बताए हैं वही हो जाएगा, मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल, देखिए क्वेश्चन, मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। इसी में क्या करते थे, वो लोग बच्चे अडॉप्ट करते थे और मारकर दफना देते थे, फिर बच्चे अडॉप्ट करते थे, मारकर दफना देते थे। ठीक है, मतलब बच्चे अडॉप्ट करते थे, डेथ हो जाती थी, फिर बच्चे अडॉप्ट करते डेथ हो जाती थी। तो इससे पता क्या चलता है कि वो जब छानबीन हुआ तो पता चला कि बच्चे अडॉप्ट करते थे, मार के दफना देते थे, तो क्या था, एक्सीडेंटल नहीं था, इंटेंशनल था, सोची समझी। ठीक है, सोची समझी हुई घटना थी। और कोई केस इसमें देख लेते हैं हम, जो जो रिलेवेंट है हम बता देंगे, मतलब इम्पोर्टेंट है। ये का नंबर किधर गया बाबू, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ। इसमें बच्चे अडॉप्ट करते थे, मार देते थे उसको, दफना देते थे, फिर बाद में बच्चे अडॉप्ट करते थे, फिर उसको भी क्या कर देते थे, मार देते थे। हाँ सुनिएगा, इसमें प्रिवी काउंसिल इन मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू साउथ वेल्स में, इसमें क्या हुआ था, द एक्यूट जॉन, जॉन क्या था, मतलब जो भी हो, द एक्यूट जॉन एंड हिज वाइफ साराह मैकिन। ठीक है, जॉन और उसकी पत्नी साराह मैकिन वर प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ चाइल्ड होम
they had earlier adopted from his parent. The body of child was found buried in yard of the house. ठीक है, उसके हाउस के यार्ड में मतलब आंगन में दफनाया गया था, उसकी बॉडी पाई गई. Which they occupied for the time being. Their defense was that the child has died of natural cause. in मतलब उनका डिफेंस था कि बच्चा नेचुरल कॉज प्राकृतिक रूप से मरा है. मतलब ठीक है, बिनी सोची समझी अरे मतलब सोची समझी साजिश नहीं थी. ठीक, evidence was offered to show that an earlier occasion also they had adopted babies. मतलब एविडेंस ये शो कर रहा था कि इसने इससे पहले भी बच्चों को अडॉप्ट किया था, बेबीज को. एंड each case the body of the baby was found buried in the respective house which they occupied from the time to time. और देखा गया कि इसके पहले भी वो जो बच्चे अडॉप्ट किए थे वो भी, उनकी भी डेथ ऐसे ही हुई थी और उनको भी वैसे ही दफनाया गया था. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक्सीडेंटल ना होके इंटेंशनल हो जाता है. ठीक है, तो ये बता दिए हम. और एक और केस है इसमें, ओह सुनिएगा. आर वर्सेस स्मिथ 1915 के केस में बोला गया था. इसमें लॉर्ड हर्सेल बोले थे कि मेरे द फैक्ट दैट एविडेंस एड्यूज टेंड टू शो द कमीशन ऑफ अदर क्राइम्स डज नॉट रेंडर इट. मतलब अरे सुन लीजिए, इसमें आर वर्सेस स्मिथ में, आर वर्सेस स्मिथ में इसमें जज साहब क्या बोले थे कि अगर कोई भी सिमिलर एक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई भी सिमिलर एक्ट हो रहा है और उसमें एक भी एक्ट को अगर आप मतलब सत्यापित कर पाते हैं कि ये एक्सीडेंटल नहीं इंसिडेंटल है, मतलब इंटेंशनल है, तो कोर्ट मान के चलेगी कि इतना सिमिलर एक्ट ये जो बार बार हो रहा है, मतलब उसमें जज साहब बोले थे कि सिमिलर एक्ट जो बार बार हो रहा है उसमें कोई भी कुछ भी हो रहा है तो वो एक्सीडेंटल हो ही नहीं सकता है. क्यों? मान लीजिए कि अरे कोई भी घटना, जैसे कोई भी घटना हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो, जैसे आप एक्सीडेंट कर रहे हैं, किसी का डेथ हो जा रहा है बार बार, सिमिलर उसी प्रकार से हो रहा है एक्सीडेंट, तो इसका मतलब क्या है, वो बिना डिजाइन किए वैसा हो ही नहीं सकता है. कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा. अगर वो इंटेंशनल नहीं है तो वो चेंज हो जाएगा, सिमिलर होगा ही नहीं. अगर वो सिमिलर हो रहा है सेम टू सेम तो बिना डिजाइन किए नहीं हो सकता है. वो ये बात किस में बताया गया था? आर वर्सेस स्मिथ में. आर वर्सेस स्मिथ में जज साहब बताए थे कि कोई भी अगर ऐसा सिमिलर एक्ट हो रहा है, सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है, तो वो क्या है, एक्सीडेंटल नहीं है, इंटेंशनल है. क्योंकि सिमिलर कोई भी एक्सीडेंट सिमिलर नहीं हो सकता है बिना डिजाइन किए, इसमें कहे थे जज साहब. ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो 15 क्या बताता है, सीरीज ऑफ अगर सिमिलर एक्ट हो रहा है तो वो रिलीवेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रिलीवेंट हो जाएगा. चलिए तो 15 नंबर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. अरे पढ़े तो हैं ही. When there is a question whether an act was accidental or intentional, अगर कोई प्रश्न उठ रहा है कि वो एक्सीडेंटल है कि इंटेंशनल है, और वैसे ही बार बार कई बार वो एक्ट हो चुका है, ठीक है ना, सीरीज ऑफ सिमिलर एक्ट हो चुका है, तब भैया वो रिलीवेंट हो जाता है.
सुनिएगा, और डन विद अ पार्टिकुलर नॉलेज ऑन इंटेंशन द फैक्ट दैट सच फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस, series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant। उससे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो रिलेवेंट हो जाएगा। सुनिएगा इसका इलस्ट्रेशन, is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured। देखिए क पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने जला दिया। सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से एकदम, कितना इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति है जो उस पे आरोप है कि उसने अपना घर बीमा प्राप्त करने के लिए, वो बीमा कराया था और बीमा प्राप्त करने के लिए अपने घर को क्या कर लेता है, जला देता है, और उसमें किसी की भी जान माल की हानि नहीं होती है, सिर्फ घर जलता है। और उस पे चार्ज क्या लगा है कि वो बीमा प्राप्त करने के लिए अपने घर को जलाया है। तो क्या उसने पहले भी ऐसा किया है? अगर वो पहले भी ऐसा किया है तो वो क्या हो जाता है, इंटेंशनल हो जाता है। तो सुनिएगा ध्यान से इसमें कि वो ससुरा क्या करता था, बीमा करा, कोई घर लिया, अरे किराए पे किसी का घर लिए, हम रहते हैं, और उसमें आग लगा दी, उसका बीमा कराए, आग लगा दी, बीमा का पैसा मिल गया। फिर दूसरा घर लिए, उसका भी बीमा कराए, उसमें भी आग लग गया, उसका भी बीमा मिल गया। तो ऐसे ही एक उसी का है। देखिए द फैक्ट दैट ए अलाइव इन सेवरल हाउसेस सक्सेसिवली ईच ऑफ विच इज इंश्योर्ड, मतलब बीमा कराया था, इन ईच ऑफ विच अ फायर अकर्ड, और सब में आग लगा था, एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव पेमेंट ऑफ अ डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस, और वो अलग अलग इंश्योरेंस ऑफिस से पैसा प्राप्त कर लेता था। आर रिलीवेंट, वो रिलीवेंट हो जाता है, एंड टेंडिंग टू शो दैट द फायर वर नॉट एक्सीडेंटल, और यह दर्शाता है कि वो आग क्या है, एक्सीडेंटल नहीं है, इंसिडेंट मतलब इंटेंशनल है। ठीक है, तो होते हैं भैया दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, क्या कर देते हैं, ऐसा करामात कर देते हैं। हो रहा है कि ना रिकॉर्डिंग? ठीक है, तो ये क्या था, 15 नंबर समझ में आ रहा है ना भैया? आएगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा यार। ठीक है, तो देख लीजिए, मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल, क्या हुआ था भैया, बच्चे अडॉप्ट करते थे, मार के दफना देते थे, है ना, और बताए कि ये डेथ नेचुरल हुआ है। पहला जो केस हुआ तो उसमें बताए थे कि ये नेचुरल डेथ हुआ है, लेकिन पता चला कि ससुरा पहले भी ऐसा कर चुका है। अब सुनिएगा 16 नंबर क्या बात करता है, कोर्स ऑफ बिजनेस का। ठीक है, 16 नंबर बात करता है कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका पूरा है मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलीवेंट, कब कोर्स ऑफ बिजनेस कब रिलीवेंट हो जाएगा उसके बारे में जिक्र करता है। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कोर्ट मान के चलती है कि ऐसा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि जज साहब, जब उसकी डेथ हुई तो दिन के बाद दिन ही हुआ और वो सो नहीं पाया, उसकी डेथ हो गई, मेरा उसमें कोई वो नहीं। और आप तो रात में भी उसके सामने इतना बड़ा वेपर लाइट ऐसा लगा दिए कि उसको नींद आई ही नहीं, उसका माथा क्या हो गया, नींद से फट गया, वो मर गया है। मतलब एक बात जेन्युइन कह रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन कह रहा है, मतलब तो कोर्ट मान के चलेगी कि नहीं कि इंटेंशनल है। दिन के बाद से भाई दिन कैसे हो सकता है, 12 घंटे बाद दिन है, 12 घंटे के बाद तो रात होना ही है, तो दिन के बाद रात होती ही है, ये कोर्ट मान लेती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई हमने किसी को मेल किया, एकदम मेल का जो मतलब जो होता है ना @gmail.com, फलाना कुमार @gmail.com, हमने मेल किया, मेल उसके पास पहुंच गया और सीन दिखा रहा है इधर कि उधर सीन हो गया है। मतलब ऐसा भी कोई सिस्टम है कि पता चल जाता है कि हाँ मेल जो भेजे हैं सीन हो गया। तो अब हम कहें कि मतलब जिसको मेल भेजा गया वो बोले कि मेल तो हमारे पास आया ही नहीं,
चाहे मैं पढ़ा ही नहीं, सीन हो गया तो सीन हो गया तो भैया यानी कि आप पढ़े, भले नहीं पढ़े सीन करके छोड़े क्यों, समझ में आ रहा है ना। तो कोट कुछ चीज़ें, अब जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को मैसेज कर दिया, मैसेज इधर से सेंड दिखा रहा है, तो कैसे बोल सकता है कि हमारे पास आया ही नहीं है। अगर उसके मोबाइल में बैलेंस है था उस समय जब हम भेजे, तो कैसे बता सकता है कि मैसेज मेरे पास नहीं आया, नहीं देखा है उसका, इसलिए डेथ हो गया, नहीं ना बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर अपने चैम्बर में है और वो उठ के आ ही नहीं रहा है इथ में जहाँ मरीज है, हमने मैसेज किया, फ़ोन किया, और कह रहा है कि हमने मैसेज और फ़ोन देखा ही नहीं। भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो कहने का मतलब है कि कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ चीज़ें कोर्ट रिलेवेंट, जैसे मान लीजिए हमने कोई कुछ भी पोस्ट किया, पोस्ट ऑफिस से कुछ भी पोस्ट किए, कोई भी मैसेज पोस्ट किए, ठीक है, तो कोर्ट मान लेगी कि अगर इधर से भेज दिया गया है तो पहुंचा ही होगा, एकदम कंफर्म है कि पहुंचा होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं पहुंचा होगा, अनलेस एंड अनटिल वो पोस्ट वापस ना हो गया हो, मतलब रिटर्न ना हो गया हो किसी कारणवश, ठीक है। तो ये कुछ चीजें कोर्ट मान के चलती है, तो ये है इसका, ठीक है। 16 नंबर, मतलब कोई, इसका मतलब है कि कोई भी काम अगर कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो कोर्ट मान के चलेगी कि वो हुआ ही होगा। सुनिएगा, when there is a question where a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is relevant fact, ठीक है ना। कोर्ट मान के चलती है कि कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी चीज है तो मान लेगी कि वो हुआ होगा, ठीक है। जैसे सुनिएगा, अ क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड, प्रश्न यह है कि क्या वह पत्र प्रेषित हुआ है, मतलब हिंदी बता रहे हैं। द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट एंड द पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन द प्लेस आर रिलेवेंट, ठीक है ना। जैसे प्रश्न यह है कि क्या वह पत्र प्रेषित किया गया था, तो ये तथ्य कि कारोबार का यह साधारण अनुक्रम था कि ये सभी पत्र जो किसी खास स्थान पर रख दिए जाते थे, डाक में जाने के लिए ले जाए जाते थे, और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, सुसंगत है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ बॉक्स लगा है, ठीक है, ये डाक ऑफिस का, और इस ऑफिस का मान लीजिए ये ऑफिस है, इस ऑफिस का सामान्य कार्य ये है, मतलब अरे ये तो बड़ा हो गया, ये ऑफिस हो गया है ना ऑफिस। अब इसका कार्य ये है कि इस बॉक्स में जो भी अपना पत्र डाल देता था, तो इसका कार्य ये था कि इसमें डाले गए पत्र का वो सही जगह पे भेज दे। अब इसमें पत्र डाल दिया गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो वहाँ पहुँचा ही होगा, ठीक है। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एडमिशन है। क्या है? एडमिशन। तो देख लेते हैं, एडमिशन कहाँ से कहाँ तक भैया, 17 से लेके 23 तक, और 31 भी है इसमें। ये सारे एडमिशन का बात करते हैं, ठीक है ना। 17 से लेके 23 और 31 तक, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए तो आज इसको खत्म कर ही देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब ये एडमिशन वाला, एडमिशन देखिए, तो यहाँ एडमिशन एंड कन्फेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी कहाँ से कहाँ तक है? 17 से लेके 31 तक, ठीक है। एडमिशन है 17 से लेके 23 तक और 31, ये एडमिशन का बात करता है। कन्फेशन किसका बात करता है? 24 से लेके 30 तक सेक्शन किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। ये देख लीजिए। तो एडमिशन क्या है भैया, तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने किसी को मैसेज किया या लेटर भेजा या कॉल करके बताया मैं कि मैं अपने दोस्त अभिषेक और आशीष का मैंने, सुनिएगा, मैं मैसेज किया या कॉल किया किसी को, अब ये बताया कि अभिषेक और, नहीं छोड़िए, अभिषेक को ठीक नहीं है,
जैसे मान लीजिए, मैं नहीं यार, दूसरा कोई नाम लेते हैं। ए एक व्यक्ति है जो किसी को बताता है पत्र लिखकर कि बताता है कि BCD जो मेरे बच्चे हैं इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, चाहे छोड़िए, ये बताता है कि बी जो मेरा लड़का है, सन है, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, क्या कहता है, ए बताता है किसी को, सी को या किसी को भी, कि इसको पत्र लिखकर भेजता है ए सी को, चाहे किसी को भी, अननोन पर्सन को, कि बी की डेथ हो गई है। समझ में आ रहा है? देखिए, अगर ए किसी को बताता है कि बी की डेथ हो गई है, जो मेरा लड़का है, क्या है, लड़का है, सन है, तो ये क्या है, एडमिशन है। क्या है, एडमिशन है। देखिए सुनिएगा ध्यान से, अगर ए बताता है किसी से भी अपने वाइफ से फोन करके, अगर बी इसके साथ रह रहा है और ए बताता है अपने वाइफ से कि बी मर गया है, बी की डेथ हो गई है, बताता है, तो क्या है, एडमिशन है। अगर ए कहता है कि बी का मैंने क्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है, क्या कर दिया, मर्डर, तो ये क्या है, कन्फेशन है। समझ में आ रहा है? कन्फेशन मतलब कि स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना। एडमिशन मतलब कोई बात एडमिट कराना, मतलब बताना, कोई बात किसी को बताना, जनरल बताना, एडमिट कराना, वो एडमिशन है। लेकिन कन्फेशन क्या है, कि कोई बात बताकर उसको स्वीकार करना, कोई बात को स्वीकार करना, कोई अपराध हुआ है उसको स्वीकार करना, या कोई भी एक्ट और ओमिशन हुआ है उसको स्वीकार करना, क्या है, कन्फेशन है। कन्फेशन मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है ना। लेकिन एडमिशन क्या है, बताना, सिर्फ बताना, एडमिशन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए ए बोला कि मैंने बी का मर्डर कर दिया है, तो क्या है, बता रहा है कि मैंने कर दिया है, वो स्वीकार कर रहा है, तो क्या है, कन्फेशन है। अगर वो कहा कि बी की मृत्यु हो गई है, अब कैसे हुई है थोड़ा ना बता रहा है, सिर्फ एक जनरल जानकारी दे रहा है ना, तो वो एडमिशन है। ठीक है, बाद में अब उसको जांचा जाएगा कि मृत्यु कैसे हुई, तो पता चलेगा, ना, तो ये है। समझ में आ रहा है ना क्या? तो देखिए, तो 17, 18, 19, 20 ये बताता है। देखिएगा 17, 18, 19 और 20, 17, 18, 19, 20 बता, हु कैन मेक एडमिशन, बताता है हु कैन मेक एडमिशन, कौन एडमिशन कर सकता है, क्या बताता है, 17, 18, 19, 20 बताता है कि कौन एडमिशन कर सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, मतलब 17 तो नहीं आएगा, 17 में तो एडमिशन का डिफिनीशन है, 17 में डिफिनीशन है। ठीक है, 17 में डिफिनीशन है किसका, एडमिशन का डिफिनीशन है। 18, 19, 20 बताता है कि हु कैन मेक एडमिशन, कौन कौन एडमिशन कर सकता है, माने कौन स्वीकार कर सकता है। तो भैया जिस पर आरोप है वही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो देख लीजिए, और 21 बताता है व्हेन एडमिशन इज रिलीवेंट, व्हेन एडमिशन मेटकाउनवा कहने गया हो। 21 बताता है व्हेन एडमिशन इज रिलीवेंट, व्हेन एडमिशन इज रिलीवेंट। 22 बताता है कि व्हेन डॉक्यूमेंट इज रिलीवेंट इज रिलेटेड टू द एडमिशन, मतलब 22 बताता है कि एडमिशन इज रिलेशन टू डॉक्यूमेंट,
एडमिशन is related to document in relation to document, ठीक है। 23 क्या बताता है, सिविल केसेस, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। 23 बताता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे एकदम बढ़िया से। 17 में है एडमिशन का डेफिनेशन, अभी बताए हैं कि एडमिशन क्या है, सिर्फ किसी बात को बताना कि ये हो गया है वो हो गया है ना, किसी बात को बताना कि ये हो गया वो हो गया, क्या है, एडमिशन है। मतलब कोई बात को बताना, कोई क्राइम हो गया, एक्ट हो गया, उसको बताना। और कन्फेशन क्या है, उसको स्वीकार कर लेना कि ये मैंने ही किया है, वो क्या है, कन्फेशन है। ठीक है, कोई क्राइम हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, तो आप जाके मान ले रहे हैं कि मैंने किया है, तो क्या है, कन्फेशन है। अब देखिए 18, 19, 20 में हु कैन मेक एडमिशन, एडमिशन कौन कौन कर सकता है उसके बारे में है। तो देखिए एडमिशन कोई भी कर सकता है, जैसे मान लीजिए कोई अपराध हुआ तो आप कोई भी बता सकता है ना कि यहाँ ये अपराध हुआ है। तो उसमें देखिए कोई पार्टीज है। पार्टीज मतलब क्या, कि जैसे अगर अरे किसी के साथ अपराध हुआ है तो उसकी फैमिली जाके बोल सकती है ना, या कोई भी बोल सकता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये है उसमें। तब 18 में क्या है, पार्टीज और हिज एजेंट। ठीक है ना, 18 में है पार्टीज और हिज एजेंट और इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है ना, देखिए कौन कौन है। देखिए 18 में है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। ठीक है, 18 में है। और पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, और जो पार्टी उसमें इंटरेस्टेड है, पर्सन, और कोई पर्सन अगर इंटरेस्टेड है, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्टेड डिराइव्ड, ठीक है, तो वो कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। अब देखिए 20 में है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय द पार्टी टू सूट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 21 में है 21 में है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम, ये है। ठीक है, तो 21 में है तो व्हेन एडमिशन इज रिलेवेंट उसके बारे में है ना। तो 19, 20, 18, 19, 20 में तो देख लीजिए हम लोग, मतलब कौन कौन एडमिशन कर सकता है। चलिए एक बार विस्तार से देख लेते हैं। एडमिशन समझ में आ रहा है ना, कोई क्राइम हुआ तो उसको एडमिट करना, पुलिस को बताना, एफआईआर दर्ज कराना, कोर्ट में मतलब केस को ले जाना, जो भी हो, दर्ज कराना, जो भी हो, है ना। तो वो है, तो कौन कौन एडमिशन कर सकता है, कौन कौन एडमिशन कर सकता है, तो देख लीजिएगा। वो क्या अभी बताए हैं, 18, 19 और 20 में है कौन कौन, हु कैन मेक एडमिशन, हु कैन मेक एडमिशन, कौन कौन एडमिशन कर सकता है उसके बारे में है। तो देखिएगा, पार्टीज, ऑथराइज एजेंट, ठीक, और रिप्रेजेंटेटिव, और पर्सन इंटरेस्टेड, और प्रीवियस टाइटल, और कोई थर्ड पर्सन, और आर्बिट्रेटर। ठीक है, देख लीजिए ये लोग एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। और जनरल रूल इसमें ये है कि एडमिशन हमेशा अगेंस्ट द मेकर होता है, एडमिशन हमेशा अगेंस्ट द मेकर होता है, मतलब जो एडमिशन कर रहा है ना उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? तो मतलब जो एडमिशन कर रहा है उसी के ये क्या होगा, खिलाफ होगा, अगेंस्ट होगा। क्यों? भैया सेल्फ फेवरिंग बात तो सब कोई करता है, ठीक है, कि सेल्फ फेवरिंग बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि किसी की डेथ हो गई है और इसे मैंने नहीं मारा है, तो सब कोई कहता है कि मैंने नहीं मारा है, तो सेल्फ फेवरिंग बात है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सेल्फ फेवरिंग बात तो सब कोई करता है, अपने आप के बचाव में तो सब कोई करता है। अपने अगेंस्ट का बात कोई थोड़े ना कहता है कि मैंने यह कर दिया। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए आपने क्राइम किया और आप ये मान लिए कि मैंने किया है, तो कोर्ट मान लेगी कि आपने किया है। समझ में आ रहा है ना? कोर्ट ये जांच नहीं करेगी। जैसे किसी का मर्डर हुआ और आप जाके मान लिए कि मैंने किया है और ये रहा उसका हथियार जिसे मैंने मारा है, तो कोर्ट मान लेगी। क्यों? कोर्ट को ये बात पता है कि सेल्फ फेवरिंग बात आज के समय में कौन कोर्ट में जेल जाना चाहता है? कौन जाना चाहता है? कोई नहीं। अगर कोई मर्डर कर दिया वो भी कहेगा कि मैंने नहीं किया है। तो अगर मैंने मर्डर किया मैं कहूंगा कि मैंने किया है? नहीं ना। अगर मैं मान रहा हूं तो कोर्ट भी मान लेगी कि हाँ कि इसने किया होगा। कोर्ट ये मान के चलती है। अगर आप मान रहे हैं तो कन्फेशन हो गया, तो कोर्ट ये मान लेगी कि आपने ही किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब देखिए, तो ये एडमिशन समझ में आया ना। अब 21 क्या है? व्हेन एडमिशन रिलीवेंट। एडमिशन कब कब रिलीवेंट है तो सुनिएगा। एडमिशन आर रिलीवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई और ऑन behalf of the person who make them or by his representative in interest except the following case। देखिए, जो ये अगेंस्ट द मेकर होता है, क्या कर रहा है? एडमिशन आर रिलीवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। जो एडमिशन कर रहा है वह उसके क्या है? अगेंस्ट होगा। स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति, स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है, ठीक है। उसके खिलाफ वो सुसंगत है। मतलब रिलीवेंट कब होगा? उसके अगेंस्ट रिलीवेंट होगा और साबित की जा सकेंगी, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा। जैसे कोई मर्डर हुआ, मैं जाके बता रहा हूं कि यहाँ मर्डर हो गया है, तो कोई मुझे थोड़े ना गिरफ्तार कर लेगा? बताइए, समझ में आ रहा है ना? जब तक प्रूव नहीं हो जाता है कि मैंने किया है। समझ में आ रहा है? अच्छा सुनिए, इसमें क्या है कर रहा है कि उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा। जैसे मेरे ही खिलाफ साबित नहीं किया जा सकेगा। कब नहीं किया जा सकेगा? कब किया जा सकेगा वो भी दिया है। तो देखिए 1 2 3 इसमें इलस्ट्रेट मतलब उसके सबसेक्शन है 21 के, उसमें दिया हुआ है। एन एडमिशन में बी प्रूव्ड और बाई ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डीड। समझ में आ रहा है? कब वो रिलीवेंट हो जाएगा? स्वयं के खिलाफ या स्वयं। समझ में आ रहा है? कब वो रिलीवेंट हो जाएगा? जब वो व्यक्ति
क्या डाइंग डिक्लेरेशन में बता रहा है, मतलब वो बताकर मर गया तो वो रिलीवेंट हो जाएगा। सुनिएगा, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह इस प्रकृति के है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत है। अगर वह करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मतलब समझिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है और मरा ही नहीं, बेड पर लेटा है और बता रहा है तो मरा ही नहीं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ कोरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन में काम आएगा। ये नहीं कि वो बता रहा है अब उसी पे कन्विक्शन हो जाए ना, नहीं होगा, जांच पड़ताल होगा उस पर, ठीक है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भैया कन्विक्शन एकदम हो सकता है। अगर कोई बता के कि उस फलानवा ने मुझे मारा, अब मर गया ससुरा, तो भाई गए तुम लतेड़े में, है ना। तो सुनिए, an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of the statement of existence of any state of mind or body or relevant in issue made or about the time when such a state of mind or body existed and is accompanied by the conduct rendering it falsehood इम्प्रोबेबल। सुनिएगा, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जब वह मन की या शारीरिक सुसंगत या विवाद किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शारीरिक दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ जो उसकी असत्यता को अनधि संभाव्य कर देता है। जैसे मान लीजिए, an admission may be proved by on behalf of the person making it, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर होशो हवास में कोई चीज बता रहा है तभी तो उसको उसका वैल्यू होगा, तभी तो वो मान्य होगा। अब वो बता रहा है, जब बता रहा है, चाहे जब वो देखा है उसकी मनोस्थिति सही थी ही नहीं, वो ड्रंक पिया हुआ था या जो भी है ना, तो उसके बाद की क्या वैल्यू है, कोई सही से देखा होगा कि नहीं देखा होगा, है समझ रहे हैं ना। मन स्थिति सही होनी चाहिए ना जो बता रहा है। जैसे मेरे पास कोई सामान था और मैंने अपने नौकर से बोला देखो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसे नीचे मत बेचना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है मेरे पास आया, मैं दुकानदार हूँ और मैंने अपने उससे बोला जो मैंने रखा हुआ है अपने दुकान पे, उससे बोला कि देखो इसकी प्राइस ये है और इससे नीचे मत बेचना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो वस्तु मुझे पता ही नहीं है कि चोरी की है। अगर चोरी की होती तो मैं कहता कि देखो ये वस्तु साला कैसे भी निकल जाए, 10 20 50 कम में भी मिलेगा तो उसको बेच देना। क्यों, मुझे पता है कि चोरी की है, जल्दी से निकल जाए, है ना, जल्दी से बेचा जाए। समझ में आ रहा है ना। जब मुझे पता ही नहीं है कि वो चोरी की है और कोई आके पकड़ लिया कि ये वस्तु तुम चोरी के क्यों बेचे, तो उस समय ये देखा जाएगा कि वो 80 रुपए का सामान है तो मैंने 80 में ही क्यों बेचा। पूछेगा ना कोई कि क्यों बेचा, तो क्यों, तो मैं बताऊंगा कि मुझे पता ही नहीं था कि ये चोरी का है, तभी तो मैंने अपने इससे बोला था कि 80 की सामान है तो 80 में ही जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि चोरी का है। तब मैं आरोपी नहीं हूँ, तब मैं उसके लिए गिल्टी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना। तो वहां पे मेरी मनोस्थिति देखी जाएगी ना, वही है सेकंड नंबर, वही बताता है, ठीक है। तीसरा है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, इट इज रिलीवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन। कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है, ठीक है ना। मतलब कोई अदर प्रोविजन में अगर चला जाए, एडमिशन में बी प्रूव्ड बाई ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रिलीवेंट, मतलब कोई अदर प्रोविजन में जो रिलीवेंट है उसमें फॉल हो जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वही 21 बताता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, तो 21 क्या बताता है कि जो उस एडमिशन को कर रहा है
देखिएगा, एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम एंड ऑन बिहाफ ऑफ देयर और बाई ऑन देयर बिहाफ, मतलब जो भी स्वीकृति करता है वो उसी व्यक्ति के विरुद्ध या उसके द्वारा ये उसकी ओर से साबित किया जाना, उसके बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, एक बार और बता देंगे। ठीक है ना आगे, क्योंकि एक ही चीज पे रगड़ते रहना सही नहीं ना है, टाइम जा रहा है। और इसका इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, इलस्ट्रेशन है ना। जैसे अब 22 नंबर क्या है, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलीवेंट। जैसे मान लीजिए किसी चीज का डॉक्यूमेंट है, आप बता रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, तो कोर्ट साबित करने के लिए बोल सकती है कि लाओ वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। वो तब तक नहीं मानेगी जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं लाया जा सकता, मतलब नहीं लाया जाए। समझ में आ रहा है। 22 नंबर क्या कहता है कि अगर आप कोई चीज ओरली कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको पेश करने के लिए कोर्ट बोल सकती है, और वो कोर्ट बोलेगी कि ये डॉक्यूमेंट साबित करो, मतलब ला के दिखाओ, तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो वही चीज है 22 में। 22 में क्या है, when oral admission as to contents of document are relevant। ठीक है ना। 22 नंबर क्या कहता है, when oral admission as to contents of document are रिलीवेंट। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात बता रहे हैं ओरली, तो कोर्ट उसे पेश करने के लिए बोलेगी तभी। देखिए, ओरल एडमिशन एज द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलीवेंट अनलेस एंड अनटिल द पार्टी proposing to prove them so that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rule hereinafter contained, or unless the genuineness of document produced in is in a question। देखिएगा, कह रहा है कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ओरली बता रहे हैं, तो तब तक वो रिलीवेंट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कि आप उसका सेकेंडरी एविडेंस या उसी एविडेंस को कोर्ट में पेश नहीं कर देते हैं। समझ में आ रहा है। जैसा हम कहें कि ये बात यहाँ लिखी हुई है, जैसा आप कि इस किताब में ये बात लिखी हुई है, तो किताब हमको किताब का वो पैराग्राफ दिखाना पड़ेगा ना कि ये है, या वो बुक देना पड़ेगा ना, कहना पड़ेगा कि इस बुक में ये फॉरेन बुक है और इसमें ये बात लिखी हुई है, तभी तो कोर्ट मानेगी। अब मौखिक बता रहे हैं ऐसे और पेश नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो वही चीज है इसमें 22 में। कह रहा है कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होंगी, तब तक रिलीवेंट नहीं होंगी, उसके बीच में लिखा हुआ कोई बात तब तक सुसंगत या रिलीवेंट नहीं होगा, यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसा दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह तत्मीन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब तक पेश किए गए दस्तावेज का असली होना प्रसंगत न हो। जैसे अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो ये प्रमाणित नहीं हो जाता कि वो बात जो लिखा हुआ है जहाँ जिस किताब में वो किताब ओरिजिनल है। ये भी तो हो सकता है कि वो किताब का डुप्लीकेट हम अपने मन से रीराइट करवा के, मतलब प्रिंट करवा के दे दिए, कहे कि ये बात लिखा हुआ है, ये नहीं चलेगा। उसकी रिलेवेंसी, मतलब उसका क्या बोलते, ओरिजिनलिटी भी चेक की जाएगी कि आप जो बता रहे हैं ओरली मौखिक रूप से कि ये बात यहाँ लिखी हुई है, वो किताब भी दिखा रहे हैं, तो किताब की ओरिजिनलिटी चेक की जाएगी, तब वो वैल्यू किया जाएगा उस बात का, नहीं तो नहीं किया जाएगा। वो कहा है ना। अब वही बात 22 में भी है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। 22 में क्या है, 22A में, 22 के ए में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो कब ये रिलीवेंट हो जाएगा, जब
ओरली आप दे रहे हैं, कोई भी बात बता रहे हैं कोर्ट को, तो जहां बात वो लिखा हुआ है उसका सेकेंडरी एविडेंस देना अलाउ हो, ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस अलाउ हो, या उसकी ओरिजिनलिटी चेक हो रही हो, है ना, बस, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 22A में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। बाईस 20A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रिलीवेंट, ठीक है ना। और 23 में क्या है, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलीवेंट, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलीवेंट, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलीवेंट। तो अभी हम बताए हैं ना कि कहां से कहां तक है एडमिशन इन सिविल केसेस, 23 से लेके 30 तक। ठीक है, सॉरी वो तो 24 से लेके 30 तक हम क्या बताए थे, कॉन्फेशन बताए थे, है ना। ये 23 है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलीवेंट। कब रिलीवेंट होगा सिविल केस में एडमिशन, कब रिलीवेंट होगा, जैसे अरे समझिए, एडमिशन मतलब कि जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई है तो वो एडमिशन है ना। जैसे मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ और किसी से बता रहा हूँ कि इस व्यक्ति की डेथ हो गई है, वो एडमिशन है। तो वो क्या है, क्रिमिनल केस है ना। अगर किसी के द्वारा उसकी मृत्यु कारित की गई है, मतलब डेथ कारित किया गया, तो क्रिमिनल केस हो गया, उसमें एडमिशन। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सिविल केस होता है। जैसे सिविल केस मतलब कि किसी का कुछ चोरी हो गया, मतलब किसी का कागजात, खेत का जमीन बात, ये सब है ना। चाहे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई सिविल केस है, उसमें कन्फेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एडमिशन हो रहा है। एडमिशन क्या, कोई व्यक्ति ने मुझ पे आरोप लगाया कि मुकेश भाई पैसा लिए हैं 20,000 मेरा, समझ में आ रहा है। कोई मुझे पे आरोप लगा रहा है कि 20,000 रुपये लिए हैं, तो वो क्या है, एडमिशन है, वो सिविल केस का एडमिशन है। समझ में आ रहा है। जैसे मैं किसी को कह रहा हूँ कि उसने मेरा 20,000 रुपये लिया है, तो ये क्या है, एडमिशन है और सिविल केस का है। अगर वो कहता है कि हाँ मैंने इनका 20,000 रुपये लिया है, तो कन्फेशन है, और कन्फेशन सिविल केस का कन्फेशन है। समझ में आ रहा है ना। तो वही, तो देखिए वही चीज इसमें है 23 में। करे कि इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रिलीवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट to be given or under the circumstances from which the court can infer that the parties agree together that evidence of it should not be given। मतलब सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थिति के अधीन दी गई हो जिससे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, सिविल केस में एडमिशन तब तक नहीं मान्य होगा जब तक कि ये नहीं हो, मतलब यदि सुसंगत नहीं होगा। कब रिलीवेंट नहीं होगा, जब उसमें साक्ष्य दिया ही ना जाए कोई किसी प्रकार से एक्सप्रेस, या तो पहले ही ये मानकर मतलब पक्षकार इस पे क्या हो गए थे, राजी हो गए थे कि इससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम दोनों ने पहले ही बात कर लिया था कि इस पे एविडेंस नहीं दिया जाएगा, तो वो रिलेवेंट नहीं होगा, है ना। तो वो कोर्ट में रिलेवेंट नहीं होगा, कोर्ट में उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं लिया जाएगा। इस चीज के बारे में बात करता है, ठीक है। चल रहा है ना। और कितना देर हो गया, ओ भैया 1 घंटा 19 मिनट हो गया, रहने देते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। फिर कल देखा जाएगा इसके बारे में, है ना। धन्यवाद, बहुत ज़्यादा हो गया।